हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुरमाली प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग आज जो है 2 मुद्दा पर 2 मिनट चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पता नहीं इस सेशन के बाद आज कितने सारे सब्सक्राइबर रहेंगे और नहीं रहेंगे, लेकिन ये सेशन जो है आज इम्पोर्टेंट है और इसके थ्रू मैं आपके जो मन में जो भ्रम है उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। जो आपके डिफरेंट यूट्यूब चैनल के थ्रू आपके दिमाग में बैठ गए हैं, उसको लेकर मैं आपको कुछ आगाह करना चाहता हूँ। तो ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे और सबसे बड़ी बात है, आप मेरी बात को समझने का कोशिश करेंगे और जो समझदार स्टूडेंट्स हैं वो मेरी बात को अच्छे से समझ जाएंगे कि आखिर मैं बोलना क्या चाहता हूँ। तो पहली मुद्दा है व्यूज़ को लेके। एक लेक्चर को बनाने में सबसे पहले पीडीएफ बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद वॉइस देना पड़ता है, फिर एडिट करना पड़ता है और उसको जो है अपलोड करना पड़ता है। ये जो है आप अच्छी तरह से जानते होंगे और इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है। मेहनत चलो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है इसमें बहुत ही ज़्यादा मेरा टाइम लग जाता है। मैं टाइम भी इन्वेस्ट कर देता, लेकिन उसके हिसाब से मुझे जो है अगर 100 से 200 व्यूज़ ही अगर आपका आएगा, तो आप ही बताओ इतना मेहनत और इतना कीमती जो मैं आप पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सभी को थोड़ा सोचना चाहिए। अपने दोस्तों तथा फ्रेंड जो सर्कल है उसमें शेयर करना चाहिए, एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए कि संदीप सर जो हैं हम लोग के लिए कितना मेहनत करते हैं और कितने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम लोग के लिए बनाते हैं और ना जाने कितने क्वालिटी ऑफ लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं, वो आप देख ही लिए होंगे। और मैंने आज तक जो भी पढ़ाया है वो एकदम स्पष्ट ही पढ़ाया है और ना जाने कितने ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कुरमाली एमसीक्यू आपको बनाए हैं, लेकिन वो आपको जो कि आपको वो कहीं नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर भी इतना कम व्यूज़, लेकिन अब और सेशन बनाने का मन नहीं कर रहा है। अगर ऐसा ही व्यूज़ आता रहा तो मुझे अफ़सोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि ये हम लोग का जो है ये लास्ट सेशन होगा, ठीक है। और दूसरा मुद्दा है सिलेबस को लेके। देखिए, मैं एकदम एक सटीक बात बोलने पर विश्वास रखता हूँ, ये नहीं कि मैं मीठा-मीठा बात बोलकर आपका मार्ग भटकाऊँ, ठीक है। देखिए, एक ही सिलेबस इतना सारा एग्ज़ाम में देने से एग्ज़ामिनर के पास अब कोई चॉइस नहीं बचा है। वो जो है, देखिए, आपके जो भी शिष्ट गीत हैं या फिर जो भी आधुनिक कहानी है, तो उनके जो रचयिता हैं उसके बारे में अगर एग्ज़ामिनर क्वेश्चन दे देता है, तो आप इसको जो है आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। इतना सारा समय आपको मिला है, लगभग 1 डेढ़ साल हो गया। अगर 1 डेढ़ साल में भी अगर आपने जो है ये सब नहीं पढ़ा, तो आप क्या ही पढ़े हैं, ठीक है। आपको जो है एक्स्ट्रा ज़रूर पढ़ना चाहिए, ये मैं ज़रूर मानता हूँ। आप इसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते हैं। इतना समय आपको मिला है, आपको तो उनके बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर ही पढ़ लेना चाहिए और एग्ज़ामिनर अगर क्वेश्चन देता है तो बस उनके जन्म देते हैं, उनका मृत्यु देते हैं, उनके माता-पिता देते हैं या फिर उनका जन्म कहाँ हुआ, बस यही तो देते हैं। और उनके थोड़ा बहुत जो रचयिता जो उनके जो रचित जो गीत हैं या फिर जो पुस्तक हैं, बस वही तो क्वेश्चन देते हैं और क्या ही क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस जो बोलते हैं, मुझे पता है आप कितना पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, आप एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, ठीक है। आपके पास हज़ार बहाने होंगे, ठीक है, कि आउट ऑफ सिलेबस हो गया या मान लीजिए इस वजह से मैं नहीं पढ़ा, ठीक है। आपके पास हज़ार बहाने हैं, लेकिन आपको सोचना चाहिए, आपके पास एक तो ज़रूर आपके मन में एक दृढ़ निष्कल्प होना चाहिए कि क्वेश्चन कहीं से भी दे दें, मैं उसको बना लूँगा, ठीक है। और मेरा जो है 100% मैं सिलेक्शन लूँगा। और ये आपको भी पता है कि आप अपना समय जो है किस पर वेस्ट करते हैं, ठीक है। रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, इस पर आप समय बर्बाद कर रहे हैं और बोलेंगे कि सर जो है शिष्ट गीत के रचयिता से क्वेश्चन आ गया या फिर जो आधुनिक कहानी है उसके रचयिता से क्वेश्चन आ गया, सर ये आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन विश्वास मानिए ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, इसको आप कैसे आप आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले जो है उनके रचयिता के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। आपके मन में ये ज़रूर आना चाहिए कि आखिर इनके बारे में थोड़ा जान ही लेते हैं, ठीक है, कि आखिर ये कौन थे, कहाँ के थे और ये इनकी कविताओं में क्या भाव मिलता है, ठीक है, इनके शिष्ट गीत में आखिर ये क्या बोलना चाहते हैं।
इनके बैकग्राउंड के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। उसके बाद ही उसके बारे में कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं कि अगर वहाँ से क्वेश्चन दे दे तो बस बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, अभी आप बच्चे नहीं हैं, ठीक है। अगर आप एक कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि आप एक दूसरे स्टूडेंट्स को जो है आप अपने से कैसे पछाड़ेंगे। एक ही अगर क्वेश्चन दे दे वही इजी क्वेश्चन, तो वो जो है दूसरे स्टूडेंट्स जो कि पढ़ने वाले हैं उससे उनको जो है कैसे एलिमिनेट करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन अगर वही इजी आ गया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर क्वेश्चन आ ही गया, ठीक है, तो उसको आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोल सकते हैं। ये क्या लॉजिक है यार, मैच्योर बनो थोड़ा। आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक नौकरी चाहिए, राइट? तो आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए ऐसा मैं क्या एक्स्ट्रा पढूँ कि बाकी स्टूडेंट्स जो है नहीं पढ़ रहे हैं। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए मैं अपने कंप्यूटर जो हैं, जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कैसे पछाड़ूँ, ठीक है? और मेरा एक सीट जो है मैं रिज़र्व कर सकूँ। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन ईज़ी आता है तो एग्ज़ामिनर जो एकदम जो टॉपिक दिए गए हैं वहीं से क्वेश्चन देगा। लेकिन अगर एग्ज़ामिनर को मन हुआ कि मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाऊँ, जो अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको आगे लाना चाहूँ, ठीक है? जो कि ईज़ी क्वेश्चन तो हर कोई पढ़ के जाता है, ठीक है? लेकिन टफ क्वेश्चन से ही जो जो कॉम्पिटिशन होता है वो 1, 2 या 5 जो टफ क्वेश्चन हैं होते हैं, उसी से जो है रैंक आपका इधर-उधर होता है। तो आप इस पर ध्यान देंगे, ठीक है? और विश्वास मानिए, जो भी सिलेबस के जो रचयिता नाम दिए गए हैं, जैसे कि सृष्टिगीत या आधुनिक कहानी के जो भी रचयिता दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसको आप आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलेंगे, ठीक है? ध्यान देंगे, इन ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस, ये सब बात जो है ना, ये आप बचपन में बोलते थे, ठीक है? जब हम लोग का बचपन में एग्ज़ाम होता था, तब हम लोग बोलते थे कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है? अभी आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी टॉपिक एक दूसरे के साथ लिंक हैं। चलिए समझदार बच्चे मेरे बात समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो तो बस मेरा अपोज ही करेंगे। नेगेटिव स्टूडेंट्स को कुछ भी बोला जाए वो बस सुनेंगे ही नहीं, दे ऑलवेज़ थिंक कि वो ही सही हैं। चलिए बहुत भाषणबाजी हो गया, बहुत टाइम चल गया यार, लेकिन ये ज़रूरी था, ठीक है? आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और जितना भी हो सके आप शेयर करो यार, एक दूसरे के साथ बोलो, ठीक है? कि संदीप सर इतना मेहनत करते हैं, इतने एमसीक्यू बनाते हैं, उनको अगर अगर व्यूज़ ही नहीं देंगे तो सर कैसे पढ़ाएँगे? उनको कुछ तो लगना चाहिए कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे पता चलेगा? वो व्यूज़ से ही पता चलेगा ना। अगर आप व्यूज़ ही आपका नहीं आएगा तो क्या ही पढ़ाने मन करेगा, क्या ही आपके लिए मेहनत करूँगा, ठीक है? अगर मैं अपना टाइम, ये जो कीमती टाइम है, अगर मैं अपने ऊपर इन्वेस्ट करूँ तो मुझे इससे ज़्यादा बेनिफिट होंगे ना। मैं आप लोगों के लिए टाइम देने के लिए तैयार हूँ यार, लेकिन सही बात तो ये है कि आपको ज़रूर व्यूज़ देना चाहिए। बस सब्सक्राइब करके छोड़ दो और व्यूज़ ना देखो तो इसमें आपका ही नुकसान है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स हैं कि बस बोलते रहते हैं, मैसेज करते हैं, सर प्लीज़ एमसीक्यू बनाइए, एमसीक्यू बनाइए, इसलिए मैं एमसीक्यू बना देता हूँ। लेकिन अगर व्यूज़ ही नहीं आएगा तो कब तक मैं अपने आप को मतलब सँभालूँ, और कब तक अपना टाइम है वो यहाँ पर इन्वेस्ट करूँ, ठीक है? तो जो भी स्टूडेंट्स जो एनरोल किए हैं उनके लिए तो दिक्कत नहीं है, वो मेरे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू उनको जो है टेस्ट सीरीज़ के थ्रू मिल जाएगा। लेकिन जो बाकी स्टूडेंट्स हैं जो एनरोल नहीं किए हैं पैसा की वजह से या फिर जो भी रीज़न हो, तो उनको जो है ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, उनको ज़रूर सोचना चाहिए कि कैसे हम सर को व्यू देंगे, जिससे कि वो उनको भी मोटिव हो कि सर को लगे कि यार बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं और से अधिक उनके लिए एमसीक्यू बनाऊँ, ठीक है? बाकी मैं क्या ही बोलूँ यार, छोड़िए अब ज़्यादा बोलना भी बेकार ही है, ज़्यादा बोलने से भी दिक्कतें हैं। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जे विधि जन्म देला तहाँ के बिसरी देला, ई डाणिक माने कि ना हैती। यानी कि जे विधि जन्म देला तहाँ के बिसरी देला, इस पंक्ति का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए माई बाप के भूली जावा, ऑप्शन बी परिवार के भूली जावा, ऑप्शन सी भगवान के भूली जावा, या ऑप्शन डी लालन पालन करैया के भूली जावा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माई बाप के भूली जावा, जे विधि जन्म देला तहाँ के बिसरी देला। इसका जो पंक्ति का जो अर्थ है वो है अपने माँ बाप को भूल जाना। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जहाँक झाँक ताही कविताक अनुजाय मरल परो मानुषे किना बचल रहे है।
यानी कि जहाँक झाँक ताही कविता के अनुसार जो है मरने के बाद भी जो मनुष्य के क्या बचे रहते हैं। ऑप्शन ए छुआ पुता, ऑप्शन बी घर द्वार, ऑप्शन सी गुण जस या ऑप्शन डी भाई बहन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुण जस। मरने के बाद भी जो है मनुष्य के जो गुण एवं जो जस हैं वो हमेशा बचा रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, जे खाय ते चाटत ई टूमटाय जे ते अवजी कौन भेद एहिक। ऑप्शन ए ठावका बाची कावजी, ऑप्शन बी नाता बाची काजी, ऑप्शन सी खंच बाची काजी या ऑप्शन डी झन बाची आईजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाता बाची आईजी, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें जो है जैते जो है संबंधवाचक सर्वनाम हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खुदीराम महतो मूल रूप महान की ना रहत, यानी कि खुदीराम महतो जो है मूल रूप से क्या थे। ऑप्शन ए साहित्यकार, ऑप्शन बी इतिहासकार, ऑप्शन सी राजनीतिकार या ऑप्शन डी नाटककार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजनीतिकार। खुदीराम महतो जी जो है मूल रूप से एक राजनीतिकार थे। क्वेश्चन नंबर 5, तोय कौन कविता काकर सिरजल हेकन, यानी कि तोय कौन नामक कविता जो है किनके द्वारा सृजन किया गया है। ऑप्शन ए अनंत महतो, ऑप्शन बी केशव चंद्र महतो, ऑप्शन सी संत कवि सृष्टिधर या ऑप्शन डी लक्ष्मीकांत महतो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केशव चंद्र महतो। तोय कौन नामक कविता जो है केशव चंद्र महतो के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, आज हमरा सबले बड़ो समस्या की ना आहे, यानी कि आज हम लोग के सबसे बड़ी समस्या क्या है। ऑप्शन ए जात पात, ऑप्शन बी दहेज, ऑप्शन सी पानी या ऑप्शन डी पर्यावरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पर्यावरण। आज हम लोग का सबसे बड़ी समस्या जो है पर्यावरण है। क्वेश्चन नंबर 7, भगवा पिंधाक तोर कविता डाके कौन रसिक कहल जाए पारिक, यानी कि भगवा पिंधाक तोर कविता को जो है कौन से रस कहा जा सकता है। ऑप्शन ए हास्य रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी करुण रस या ऑप्शन डी वीर रस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वीर रस। भगवा पिंधाक तरह कविता में जो है वीर रस का भाव देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8, बिडुल सबसे पहले कहाँ उठल रहे, यानी कि बिडुल जो है सबसे पहले कहाँ उठा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन। बिडुल जो है सबसे पहले चीन में उठा था, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निसार्थी के भगवान सारथी लोक कथा के कौन खांदाए रखल जाए पारिक, यानी कि निसार्थी के भगवान सारथी लोक कथा को जो है कौन से खंड में रखा जा सकता है। ऑप्शन ए अलौकिक लोक कथा, ऑप्शन बी सामाजिक लोक कथा, ऑप्शन सी हास्य व्यंग या ऑप्शन डी क्रमबद्ध लोक कथा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलौकिक लोक कथा। निसार्थी के भगवान सारथी लोक कथा को जो है अलौकिक लोक कथा के खंड में रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, पेचा काहे नहीं राजा बने पारल, यानी कि पेचा जो है राजा क्यों नहीं बन पाया। ऑप्शन ए गढ़न गतर बेस नहीं रहे, ऑप्शन बी धारिज करल समय नी अवल से महान, ऑप्शन सी पिंधा ओढ़ान बेस नहीं रहे या ऑप्शन डी पेची बारन कर ले से महान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारिज करल समय नी अवल से महान, यानी कि पेचा जो है निर्धारित समय में नहीं आ पाया, इसलिए जो है पेचा को राजा नहीं बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10, जौन साड़ा गिलाक गोढ़ने हेर फेर है उगला के किना कहल जाए, यानी कि जिस शब्द के जो मूल जो शब्द हैं उनमें जो है हेर फेर किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए भिखारी साड़ा, ऑप्शन बी अभिकारी साड़ा, ऑप्शन सी तमान या ऑप्शन डी गौडबाची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भिखारी साड़ा, यानी कि जो शब्द हैं जो उसके मूल जो शब्द हैं उनमें जो है अगर हेर फेर होता है तो उसको जो है हम लोग भिखारी शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कोनो काम सिद्ध करते हैं कि ना करे है, यानी कि कोई भी काम सिद्ध करने के लिए जो है क्या करना जरूरी है। ऑप्शन ए चाणे चाणे काम करे है, ऑप्शन बी नित दिन काम करे है, ऑप्शन सी दम तक खाटे है या ऑप्शन डी मने धीरज रखे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मने धीरज रखे है। किसी भी काम को सिद्ध करने के लिए जो है मन में धीरज रखने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 13, लिलुक कोसनी लोक कथा ले किना शिक्षा पावल जाए, यानी कि लिलुक कोसनी जो लोक कथा है इससे क्या शिक्षा मिलती है। ऑप्शन ए बेसी आय पढ़ा लिखा करा चाहिए, ऑप्शन बी संगी टाका पैसा कमा भी चाहिए, ऑप्शन सी बेसी चाष बास करा चाहिए या ऑप्शन डी खूब परिश्रम करा चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खूब परिश्रम करा चाहिए।
ललित क्वेश्चनी जो लोक कथा है, इससे हम लोग एक शिक्षा मिलती है कि हम लोग को जो है बहुत ही ज़्यादा परिश्रम या मेहनत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहिल कने कुरमाली शब्दकोश छपावल आहत, यानी कि सबसे पहले जो है किन्होंने कुरमाली शब्दकोश का जो है प्रकाशन किया। ऑप्शन ए डॉक्टर नंदकिशोर सिंह, ऑप्शन बी खुदीराम महतो, ऑप्शन सी डॉक्टर मान सिंह महतो या ऑप्शन डी डॉक्टर HN सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खुदीराम महतो। सबसे पहले जो है कुरमाली शब्दकोश का जो प्रकाशन है या इसका जो श्रृंगार है वो खुदीराम महतो जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15, पीतल किना रकमेक आंगा है, यानी कि पीतल जो है किस प्रकार का संज्ञा है। ऑप्शन ए गढ़वाचिक, ऑप्शन बी डिंगवाचिक, ऑप्शन सी झेनगीवाचिक या ऑप्शन डी देरीवाचिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देरीवाचिक। पीतल जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। संज्ञा के जो है 5 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, धोर बूढ़ी मोर पूछड़ी मोर खाम खिचड़ी, ई पाताटा कौन लोक कथा ले लेल गेल आहे। तो आपको बताना है ये पंक्ति जो है कौन से लोक कथा से लिया गया है। ऑप्शन ए सियारेक मांदेर, ऑप्शन बी साधन, ऑप्शन सी पुइतु या ऑप्शन डी बांधना परब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुइतु। तो ये पंक्ति जो है पुइतु नामक लोक कथा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा केकर द्वारा सुघड़ बनाए, यानी कि भाषा जो है किसके द्वारा जो है सुघड़ यानी कि सुंदर बनाया जाता है। ऑप्शन ए साहित्यिक, ऑप्शन बी भाषाक, ऑप्शन सी पथिक या ऑप्शन डी व्याकरणिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी व्याकरणिक। भाषा को जो है व्याकरण के द्वारा जो है इसे सुंदर बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निशाकर डायरीटा कने पावल रहे, यानी कि निशाकर का डायरी किसने पाया। ऑप्शन ए चरण, ऑप्शन बी गोकुल, ऑप्शन सी शांति या ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शांति। निशाकर का डायरी जो है शांति ने पाई। तो ये क्वेश्चन जो है केरिया बहु नाटक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, उड़ीसे डोरे कने मसाल घाटे जाए रहे लागल, यानी कि उड़ीस के डर से जो है कौन शमशान घाट में जाके रहने लगे। ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी नारद मुनि या ऑप्शन डी सभे गीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिव। उड़ीस के डर से जो है जो शिव हैं वो शमशान घाट में जाकर रहने लगे। ध्यान देंगे उड़ीस कविता में जो है उड़ीस का मूल अर्थ है विषय वासना, और उड़ीस नामक कविता जो है आध्यात्मिक भावना से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 20, पेरुआ कौन लिंग मानल गेल आहे, यानी कि कबूतर को जो है कौन सा लिंग माना गया है। ऑप्शन ए नारालिंग, ऑप्शन बी मेरीलिंग, ऑप्शन सी दूजीलिंग या ऑप्शन डी लहरा लिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दूजीलिंग। पेरुआ को जो है दूजीलिंग यानी कि उभयलिंग माना गया है। तो दोस्तों ये था कुरमाली प्रैक्टिस सेट पार्ट 3। आप कमेंट करके बता सकते हैं आपके टोटल 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, और आज का सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात है कि व्यूज़ को लेके तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बोलिए। और अगर व्यूज़ सही में अगर इसमें अच्छा नहीं आता है तो विश्वास मानिए ये हम लोग का जो है कुरमाली का ये लास्ट सेशन होगा, ठीक है। मैं सही में सीरियसली बोल रहा हूँ, तो आप इस बात पर ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, नहीं देखा जाएगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या रहता है, उसी के आधार पर अगला सेशन देखते हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आज का लेक्चर देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।